बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज शुरू कर रहे हैं एक न्यू नावल। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है इसकी भी, तो चलें शुरू करते हैं। वो रोज़मर्रा की तरह अस्पताल में मरीजों का चेकअप करने के बाद अपने केबिन में आकर बैठ चुकी थी। सामने ही डेस्क पर इसके नाम का टैग लगा हुआ था, डॉक्टर उजारे गुल। वो कुर्सी पर बैठी और चाय का कप लबन से लगाकर बाहर से शोर की आवाज़ बुलंद हुई। कुछ सेकंड बाद कोई झटके से इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। डॉक्टर, मेरे आदमियों ने पूरे क्लिनिक को यरगमाल बना रखा है, इसलिए चुपचाप मेरी गोलियां निकाल दो। अरीब खानजादा एक गैंगस्टर था जो लहूलुहान डॉक्टर उजारी गुल की कैप्टन पर पिस्तौल रखकर खड़ा था। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। खौफ से थर-थर कांपती वो बेमुश्किल बोली थी। तो जैसे सी सेक्शन करके चूजे निकालती हो, वैसे ही मेरी गोली भी निकाल दो। वो इत्मीनान से बोलता, उजारे गुल का सुकून गायब कर गया। वो खौफ से लट्ठे की मान सफेद पड़ती, दिल में दुआ मांग रही थी कि ये शख्स इसे पहचाने नहीं, क्योंकि वो यतीम इसकी फुप्पो का बेटा था जो कभी इनके साथ रहता था, जिसे इसकी माँ ने अपनी बेतहाशा नफरत में साजिश के तहत इल्ज़ाम लगाकर 15 साल की उम्र में घर से निकाला था, क्योंकि इसके नाना ने इसका रिश्ता उजारे गुल से तय कर रखा था। पहले तुम मेरा इलाज करो, फिर आज इसी वक्त तुमसे निकाह करके मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मंगेतर साहिबा, कि तुमसे कुछ पुराने हिसाब किताब निकलते हैं। उस तरह लहजे में कहता उजारे गुल के होश उड़ा गया था। मैं कैसे निकालूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। पहले मेरी शर्ट उतारो। इसके ने हुक्म सादर किया तो उजारे गुल की आंखें बाहर निकल आई। मैं नहीं उतारूंगी। इसने सर नफी में लाया तो अरीब ने गन इस पर तानी। बीवियों की तरह नखरे मत दिखाओ, मंगेतर हो मेरी, ये भूल गई हो। शर्ट उतारो वरना 6 की 6 गोलियां तुम्हारे वजूद से आर पार कर दूंगा। इसने जारीगुल को खौफजदा करने के लिए गोली जमीन पर मारी तो वो अपनी जगह से उछली। आगे बढ़ते जारीगुल ने इसकी शर्ट के बटन खोलते शर्ट इसके जिस्म से जुदा की। इसके कंधे के जख्म से खून रस रहा था, जबकि जगह जगह भी कट लगे हुए थे। अरीब के लिए यह मंजर दिलफरेब था। इसकी मुहरती अंगुलियों का लम्स अपने जिस्म पर महसूस करके सरशार था, मगर तासरात सर्दी रहे। जारिकुल ने अपनी टेबल से छोटी सी किट निकाली। तुम आज भी वैसी ही हो। इस छोटी छुरी से या तो तुम मेरा कत्ल कर सकती हो या मेरे बाजू से गोली निकाल सकती हो। इसने जारिकुल के हाथ में छोटी सी छुरी देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें बेहोश करना होगा। ऐसे ही निकाल दो, क्योंकि अगर तुम मुझे बेहोश करके भागी, ये ऐसे नहीं होता। प्लीज, इसने समझाना चाहा। अरीब उठा और अपने एक आदमी को वहां लाकर बिठा दिया। अब तुम यहाँ से कहीं जा नहीं जा सकती। ये अगर मेरे होश में आने तक हिली भी गोली मार देना। इसने अपने आदमी को हुक्म दिया। जारिगुल ने इंजेक्शन निकाला। वो जानती थी बचपन में वो इंजेक्शन से कितना डरता, मगर अब इसकी आंखों में कोई डर व खौफ नहीं था। वो मासूम सा बच्चा अब एक बुरा इंसान बन चुका था। जारिगुल ने इंजेक्शन इसके बाजू में लगाया तो बेसाता इसका हाथ पकड़ गया। इसकी गिरफ्त साथ थी। जारिगुल का हाथ पकड़े वो चंद ही लम्हों में बेहोश हो चुका था। इसकी पेशानी पर बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी और सुर्ख व सफ़ेद रंगत इसे मज़ीद वजी बना रही थी। जारिकुल ने इसका जख्म साफ किया और फिर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। इसके लंबे जिसामत वाले आदमी को देखकर और जारिकुल ने छरछरी ली। वो चंद घंटे यूं ही बैठी रही। कुर्सी पर सर टिकाए इसकी आंख कब में लगी पता ही नहीं चला। जारिकुल किसी तेज आवाज पर हड़बड़ा कर उठी। मंदली मंदली आंखों से अपने सामने मौजूद अरीब खानजादा को देखा, जो पूरा अस्पताल इसके आदमियों ने खाली करवा लिया था। एक आदमी बाहर ताला लगाकर बैठा था। उठो, अब हमें निकलना है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती कहीं। तुम मेरे साथ जहन्नम में भी जाओगी। जितना तुमने मुझे तड़पाया है, अब तुम्हारी बारी है। बचा सकती हो खुद को तो बचा लो। इसकी आग उगलती आंखें उजारे गुल से की आंखों से टकराई। इसने उजारे गुल को कंधे से पकड़कर अपना चेहरा इसके करीब किया। ठीक है, फिर निकाह हुआ को यहीं बुलाया जाएगा। मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकती कुछ। वो मेरी जान ले लेंगी। वो अपनी माँ के दिल में अरीब के लिए नफरत जानती थी। ठीक है, भागो। अगर तुम बच गई तो हम निकाह नहीं करेंगे। वो मज़े से रिवाल्वर हाथ में घुमाते हुए बोला। उजारे गुल ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, फिर भागना शुरू किया और पीछे मुड़ मुड़ के उसे दिख रही थी। 10 सेकंड बाद अरीब सीट की धुन बजाते इसे ढूंढने लगा। वो तेजी से भागती हुई एक कमरे में घुसी। इसका सांस फूल चुका था। अरीब की आवाज़ और कदमों की चाप इसका दिल धड़का रही थी। गुल,
वो पकाने लगा। एक के बाद एक कमरा टटोलते हुए इस कमरे में आया जहाँ उजारे गुल छुपी हुई थी। इसका साया अरीब को दिखाया तो इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई। गोल, यहाँ मैंने चूहा देखा है, बाहर आओ। वो जानता था कि वो चूहे से डरती है। उजारे गुल ने मुंह पर हाथ जमाकर उमड़ती हुई चूहों को रोका। मैंने तुम्हें देख लिया है गोल। अरीब मुस्कुराता हुए इसके सामने खड़ा हो गया। उजारे गुल ने नफी में सर हिलाया। आंसू इसकी आंखों से झलकने लगे। मुझे जाने दे। वो इसके मुकाबल खड़ी थी। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो निकाह होकर रहेगा। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर नहीं कर सकते। ये आंसू तुम्हारी माँ देखेगी और मजा आएगा। वो हंसा। उजारिकुल ने इसके जख्म पर हाथ रखकर कैंची मारी तो वो कराया। बाजू सहूल निकलने लगा। उजारिकुल को भागने का मौका मिलते ही वो भागी। अरीब तकलीफ बर्दाश्त करते इसके पीछे जाने लगा। रुक जाओ गोल, तुम्हें किसी से इलाज नहीं करवाऊंगा। मेरी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। इसकी आवाज़ पर उजारिकुल के कदम थमे। वो इसकी ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ थी। तुम्हें दर्द देना मेरा काम है और मुझे मरहम लगाना तुम्हारा। ज़ारिगुल वापस पलटी। इसके हाथ में गन थी। जान ले लूँगा, पहले तुम्हारी फिर अपनी। वापस आओ। इसकी दाढ़ पर ज़ारिगुल बेबसी से इसे देखती इसके नज़दीक आई। इसने गन ज़ारिगुल के पेट पर रखी तो इसका जिस्म सनसना उठा। इसके लिए गन किसी खिलौने जैसी थी, जैसे वो इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करता था। प्लीज़ इस जख्म का इलाज करवा लें। इसने मार तो दिया था मगर अपनी वजह से किसी का खून निकलता देख इसकी बस में नहीं था। पहले निकाह होगा फिर कोई बात होगी। ये निकाह होगा और अभी होगा। इसका हाथ थाम कर वो इसे खींचते हुए लेके जा चुका था। घर में अफरा तफरी का आलम था। इसकी माँ और छोटे भाई के ऊपर दो बारी जिस्सामत वाले लड़कों ने गन तानी हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ? ज़ारे गुल कमरे से शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकली। यहाँ सीन चल रहा है, तुम भी इंजॉय करो। अरीब हनजादा सोफे पे टांग चढ़ाए बैठा था, जबकि अली और तहमीना बेगम दूसरे सोफे पर एक दूसरे से लिपटे हौसलादा से बैठे थे। कौन है ये ज़ारे गुल? तुम जानती हो क्या इन्हें? तहमीना बेगम ने पूछा तो ज़ारे गुल ने सहमी निगाहों से अरीब को देखा, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। ये क्या बताएंगी? मैं अपना तारफ खुद करवा देता हूँ। मैं हूँ अरीब हनजादा, ज़ारे गुल का मंगेतर, कज़न और मंगेतर। इन रिश्तों से तो आप वाक़िफ़ होंगी, मगर मेरा और ज़ारे गुल का नया रिश्ता भी बन चुका है। ज़ारे गुल, तुमने इन्हें बताया है नहीं? वो ज़फ़रिया हंसा। तहमीना बेगम को झटका लगा। वो लड़का जिसे इन्होंने निकाल दिया था, इन्हें लगा वो जिंदा भी नहीं बचेगा और आज इनके सामने यूं मौजूद था। प्लीज़, इसने इल्तिजाए कहा। अब मैं दोनों मियाँ बीवी हैं। वो रिश्ते जो आपने अपने तौर पर ख़त्म कर दिया था, अब वो मैंने खुद जोड़ लिया है। बेटी को बहाने की तैयारी करें, अपनी आप में मानी। ज़ारे को ये सब क्या है? क्या ये सच कह रहा है? बताओ मुझे। इनका पारा हाई हो चुका था। इन्होंने उठकर ज़ारे गुल का बाजू छोड़ा। बॉस, आप कहें तो गोली का इस्तेमाल कर लें। इनमें से एक लड़का बोला, नहीं नहीं, अभी मुझे ड्रामा एंजॉय करने दो। जी। बोलते हुए कहीं आंसू इसकी आंखों से निकले। मेरी बीवी को रुलाएं नहीं, ये आंसू रुखसती के लिए बचा कर रखें तो बेहतर रहेगा। इसने उठते हुए हाथ की मदद से ज़ारे गुल की आंसू साफ किए। तुम भी इस सब में शामिल थी। बचपन में तुम्हें इससे बचाने के लिए ये सब किया था मैंने। इस निकाह के लिए हामी बनने से बेहतर था तुम मर जाती। तहमीना बेगम का हाथ उठा तो ज़ारे गुल ने आंखें मीच ली, मगर इनका हाथ और ज़ारे गुल के गाल से पहुंचने से पहले अरीब ने पकड़कर धीरे से दूर किया। इसका चेहरा सपाट था, हर तासर से पाक। आइंदा मेरी बीवी पर हाथ मत उठाइएगा। मेरे साथ आपने जो किया वो किया, मगर अब कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। तुम्हें इंतकाम लेना था तो मुझसे ले लेते। ज़ारे गुल कभी तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी। तलाक दो इसे, अभी और इसी वक्त। मैं नहीं मानती इस निकाह को। इनका डर खत्म हो चुका था, पर वो शायद भूल रही थी कि अब वो पुराना अरीब नहीं रहा जिससे वो डरा धमका लेती थी। बस बहुत सुन ली मैंने, अब ये मेरी है, चाहे इससे इंतकाम लूँ या इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ूँ। आप बीच में नहीं बोल सकती। तलाक लफ्ज़ अपनी बेटी के लिए मत लगा लिएगा, क्योंकि इसको आज़ादी सिर्फ मेरी मौत ही दे सकती है। वो बोला, नहीं दाड़ा था। इसने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर सामने लगी तस्वीर पर फायर किया। तहमीना बेगम और ज़ारे गुल की चीख निकली। ना, अभी मना किया है रोने के लिए ज़ारे गुल। अगर तुम्हारी रोने की वजह से तुम्हारी माँ है तो। इसने ज़ारे गुल की कलाई थाम कर अपने नज़दीक किया और इसकी थोड़ी पर गन जमाई। इसकी बेशर्मी पर ज़ारे गुल निगाहें ज़मीन में गड़ने लगी।
اپنی ماں کے سامنے اس کی بے باکی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک گینگسٹر سے کیا ہی دھوکہ کر سکتی تھی۔ چھوڑیں مجھے، اس نے خود کو آزاد کرانا چاہا۔ اف، تمہاری یہی ادائیں تو میرا غصہ کم کر دیتی ہیں۔ وہ مزے سے بولا، آپ گن رکھ دیں پلیز، علی بھی ڈر رہا ہے۔ وہ ڈر کے بولی۔ علی صفحے پہ سہمی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا صالح صاحب بھی یہاں موجود ہیں، میرے بچے سے دور رہو۔ اسے علی کی جانب بڑھتا دیکھ تہمینہ بیگم جلدی سے علی کے پاس آئی۔ اب میں چاہ کر بھی دور رہ نہیں سکتا، اپنی ڈکریانی صاحبہ کو بیاہ کر لے جاؤں گا ایک ہفتے بعد، تب تک کے لیے اسے میری امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھیں۔ ماموں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دھوم دھام سے وداع ہو، پر وہ یہاں موجود نہیں ہیں تو میں ان کی خواہش پوری کروں گا۔ وہ بے باکی سے بولا، پر ابھی تہمینہ بیگم نے ایک لفظ منہ سے نکالا ہی تھا کہ اس کے اسباب تنے۔ امی پلیز، یہ بہت خطرناک ہے، ابھی کچھ مت بولیں۔ وہ گھبراہی بولی، جانتی تھی کہ عریب سر پھڑ رہا تھا۔ آپ سے بہتر آپ کی بیٹی سمجھدار ہے، اس کے گھر وسانے کی تیاری کریں، جلدی آؤں گا، تب کے لیے خدا حافظ۔ اس نے ایک نظر زارے گل کو دیکھا، پھر اپنے لڑکوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اور زارے گل وہیں دہاگی، اس کے آنسو زمین پہ گرتے ہوئے مول ہو رہے تھے۔ تہمینہ بیگم نے علی کو گلے سے لگایا۔ انہوں نے علی کو اپنی بہن کے ہاں بھیجنے کا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ زارے گل کے لیے وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی۔ ان کے شور حیات ہوتے تو عریب جیسے طوفان کو تھام لیتی، مگر ان کا انتقال ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے عریب کو بہت ڈھونڈنا چاہا، مگر تہمینہ بیگم نے انہیں یہی بتایا کہ عریب خود بھاگ گیا ہے۔ اب وہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کی بیٹی سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امی ایسے مت کریں، اسے پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا، آنکھوں میں خوف انگورے لے رہا تھا۔ تمہیں صرف جا کر بیٹھنا ہے اس لڑکی کے سامنے، انہیں بھی شادی کی جلدی ہے۔ پر امی، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں اسے ایموشنل بلیک میلنگ کروں گی کہ اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تم ابھی جو میں کہہ رہی ہوں کرو، کیونکہ نکاح کے وقت تم سے انکار نہیں ہو پائے گا۔ انہوں نے اسے لتاڑا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ عریب نے بندوق کی نوک پر اس سے قبول کروایا تھا۔ اس نے ایک نظر آئینے میں خود دیکھا، ٹی پینچ رنگ کے سادہ سے سوٹ اور اس پر نفیس طریقے سے سیٹ کیا ہوا دوپٹہ، اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے اپنے ساتھ کھینچے ہوئے باہر لے آئی، جہاں 2 عورتیں اور قدرے باری جسامت والا لڑکا اسے سر پر پیر دیکھ رہے تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا اور وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کم اسکین زیادہ کر رہا تھا۔ زارے گل نے غیر آرام دہ ہوتے ہوئے پہلو بدلا۔ سب چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف تھے کہ زور سے دروازہ دڑایا گیا۔ زارے گل کا دل اچھل کر ہلکے میں آ گیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ تہمینہ بیگم نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا تو عریب خطرناک تیور لیے گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر زارے گل کو دیکھا اور سامنے بیٹھے لڑکی کو۔ تمہیں دعوت دینی پڑے گی کہ اس لڑکے کے پہلو سے اٹھو۔ اس کی ڈار سے در و دیوار ہل گئے۔ تہمینہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی۔ زارے گل تیز آواز پر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کون ہو بھائی، اور کیوں میری ہونے والی منگیتر کو ایسے بول رہے ہو؟ وہ لڑکا بولا۔ عریب نے زارے گل کو بے دردی سے کمر سے تھام کر نزدیک کیا۔ تمہاری ہونے والی منگیتر میری ہو چکی ہے بیوی، اور انتہائی کم عقل ہے، پر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ لڑکا مزید بولا۔ یہاں عریب کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے لڑکے کے سر پر گن تانی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ساتھ رہنا چاہے نہ چاہے، اسے میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، ورنہ یہاں لاشیں گریں گی۔ چھوڑو اسے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ لڑکے کا بس رشتہ تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے، میری بیٹی کو جانے دو۔ ان میں سے ایک عورت بولی تو عریب نے اس لڑکے کا گربان جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے زمین بوس ہوا۔ کوئی بھی ہم دونوں کے بیچ آیا تو جان لے لوں گا، حتیٰ کہ تم خود کیوں نہ ہو۔ اس نے زارے گل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کی بےرحمانہ گرفت پر زارے گل سسکی۔ تو میری بیٹی پر یوں روب نہیں جما سکتے۔ تہمینہ بیگم نے ہمت کرتے ہوئے کہا، شور ہوں اس کا، آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ میری امانت ہے، مگر آپ نے خیانت کی۔ اب رخصتی ابھی اور اسی وقت ہوگی، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اس کے تاثرات سہتے تم کیسے ایک انجان مرد کے سامنے بن سنور کر آئی؟ ہاں، جاؤ جا کے منہ دھو کر آؤ۔ اور یہ جوڑا، اس کو میں آگ لگا میں جونک دوں گا۔ اس نے جلن اور نفرت سے اس کے کپڑوں کو دیکھا، اس کے سامنے رکھا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس لڑکے کی آواز گن دیکھ کر ہی بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا یہ تماشا دیکھنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زارے گل، عریب خانزادہ، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں کوئی گستاخی کروں۔
1 मिनट में खुलियत सुधर कर आओ, जाओ। इसकी उंगार उगलती आंखों ने ज़ेर असर ज़ारे गुल अपने कमरे की तरफ भागी। इसके आने तक वो इधर से इधर अपनी कमरे में मसलते हुए कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद ज़ारे गुल काले रंग के कपड़ों के साथ लाल दुपट्टा पहने धुले हुए चेहरे के साथ बाहर आई। गुड, पर एक कमी है। वो एक कदम आगे बढ़ा और ज़ारे गुल ने अपने कदम पीछे लिए। इसकी चालाकी पर वो एक जस्ट में इस तक पहुंचा और इसके हाथ में अपनी जेब से निकाल कर अपनी माँ की दी हुई अंगूठी पहनाई। यह अंगूठी इस वक्त तुम्हारी माँ ने मेरे मुंह पर मारी थी कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, पर अब मैंने ये तुम्हारी उंगली से उतरती हुई देखी तो हाथ ही काट दूंगा। ये अंगूठी मैंने रुखसती के वक्त के लिए जाकर रखी थी। अभी रुखसती का वक्त हो चुका है। इसने ज़ारे गुल का हाथ पकड़, नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना। वैसे घसीटने लगा। देखो, हम आराम से बात करते हैं, तुम्हें तुम्हारी अम्मी का वास्ता, इन्होंने कहा तो अरीब इनकी जान पलटा। आप इनका नाम भी मत लें, ये इनकी ही ख्वाहिश थी जो पूरी करने जा रहा हूँ। अगली बार मिलेंगे तो आपकी नानी बनने की भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। वो बेबाकी से बोलो। ज़ारे गुल इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस पर असर ना होता देखो, ज़ारे गुल ने अपने दूसरे हाथ के नाखून इसके साथ, हो जाएगी, प्लीज़ अभी नहीं जाना मुझे। तुमने पहले ही वादा खिलाफी कर ली है। मैं वो मर्द नहीं हूँ जिसे औरत के आंसू कमज़ोर कर दें। तुम अज़ल से अब तक मेरी ही हो। इसने ज़ारे गुल को एक झटके से बोरी की तरह कंधे पर डाला। तहमीना बेगम इसके पीछे आ रही थी कि एक आदमी ने इन्हें वहीं रोक दिया, जब तक अब अरीब ज़ारे गुल को लेकर गाड़ी में सवार नहीं हो गया था। वो दोनों आदमी भी गाड़ी लेते हुए इनके पीछे गए, जबकि तहमीना बेगम पीछे बैठती सर पकड़ कर रहेगी। इन्होंने इसकी बात का ना मानकर बहुत बुरा किया था। अरीब ने इसका हाथ अपने कमरे में ले जाकर छोड़ा। ये घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। इसके बाकी के आदमियों को इसने पहले ही दूसरी जगह भेज दिया था। मुझे नहीं रहना यहाँ। इसकी कलाई पर अरीब के हाथों के निशान छप चुके थे। चुप, एकदम चुप। इसकी दाढ़ पर ज़ारे गुल की आवाज़ बंद हुई। यहाँ रहोगी अब तुम मेरी बीवी की तरह। अगर नहीं रही तो घर वापसी से बेहतर मैं तुम्हें मारना पसंद करूँगा। वो ज़ारे गुल के कान के करीब लब ले जाकर बोला, मुझे नहीं बनना एक गैंगस्टर की बीवी। अम्मी ने बहुत अच्छा किया, बचपन में ही हमारा रिश्ता तोड़ दिया था। इन्हें पता था कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। इसका कहना था कि अरीब के सर्द निगाहों से इसे घूरते इसकी कमर थाम कर इसे दीवार से लगाया और ज़ारे गुल के चेहरे पर तकलीफ के तासरात उभरे। मैं बुरा हूँ जानता हूँ, पर तुम नहीं जानती कि मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता हूँ। दिल चाह रहा है तो मैं अपने लम्स से रोशना करवा दूँ ताकि तुम कभी ऐसी गलती दोबारा न करो। इसने अपने लब इसकी गर्दन पर गाड़े तो वो सिसकी। आपका बदला कभी पूरा नहीं होगा। मैं कभी अपनी माँ को बेसुकून नहीं करूँगी। मार दे मुझे एक ही बार में, सकते हुए बोली। मारूंगा, मगर अपने तरीके से। अभी तुम्हें लगाम देना ज़रूरी है। इसने ज़ारे गुल पर अपनी शिद्दत भरे निशान छोड़े। ज़ारे गुल की ज़बान तालों से चिपक गई। अरीब ने इसे बेड पर लाकर पचका और इसके एक हाथ में कड़ी लगाकर बेड से बांध दिया। मैं आ रहा हूँ, तब तक के लिए तुम ऐसे ही रहो। इस दरवाजे में फिंगरप्रिंट्स लगवा लूँगा मैं। ज़ारे गुल की हालत काबिल रहम थी। जगह जगह पर सुर्ख निशानात, रोई रोई आंखें और इसका वजूद थका हुआ था। इसके जाने के बाद ज़ारे गुल रोते हुए सरहाने से सर टिका गई। हाथ में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो चुका था। चंद घंटे बाद वो वापस लौटा, तब तक इसकी आंख लग चुकी थी। अरीब ने इसे गाल से बताया। इससे लगा उस ज़ारे गुल बेहोश हो चुकी है। उठो गुल, वो सख्ती से बोला। ज़ारे गुल हड़बड़ाते हुए उठी। हाथ में होते दर्द की वजह से वो कढ़ाई और नाज़ों में पली लड़की सख्तियाँ बर्दाश्त करने की आदी नहीं थी। मेरा हाथ, इसकी सिसकी पर अरीब ने हथकड़ी खोली। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।